पॉलिटिकल साइंस जो PS06 है उसका पहला वीडियो अपन ने देखा और उसमें अपन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणाओं को समझाने की कोशिश की, जिसमें अपन ने ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं हम। अगर आपके परीक्षा में ये वाला सवाल आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, डिस्कस द वेरियस कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको इस स्लाइड के सारे जो टॉपिक्स हैं वो लिखने हैं और उनमें जो मैंने बताया है पिछले वीडियो में वो सारे आंसर्स देने हैं। अब आगे जो अपना टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन पे टिप्पणी भी आपके डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लेते हैं, है ना, तो आपको ये पता होना जरूरी कि शक्ति संतुलन क्या है। जब दो देशों के पास समान प्रकार की शक्ति आ जाती है तो उसको हम शक्ति संतुलन कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए आप। जैसे मान लो कि दक्षिण एशिया के ये कई सारे देश हैं, जैसे ये पाकिस्तान है, ये चीन है और ये भारत है। ठीक है, अब चीन के पास परमाणु बम आ गया, मान लो हाइड्रोजन बम आ गया, परमाणु बम आ गया। ठीक है, अब पाकिस्तान और भारत, अब पाकिस्तान चूँकि चीन का मित्र है तो पाकिस्तान को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन भारत को इससे खतरा है। तो जो शक्ति, जो पावर है, पावर मतलब इस क्षेत्र में पावर किसके पास ज़्यादा आ गया? चीन के पास। क्यों? क्योंकि चीन के पास परमाणु बम आ गया। अब भारत भी क्या करेगा? परमाणु बम लाने की कोशिश करेगा ताकि जो शक्ति है उसका संतुलन, यानी जो पावर है उसका संतुलन हो जाए, यानी दोनों के पास बराबर चीज़ आ जाए। इसको ऐसे समझिए जैसे ये आपका पड़ोसी है और ये आप हो खुद। आपके पड़ोसी के पास AK-47 बंदूक आ गई, ठीक है, और आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, तो आपको आपके पड़ोसी से डर लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा? आप सोचोगे कि भाई अगर मेरे और पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो गई तो ये AK-47 से मेरे ऊपर हमला कर देगा और मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं है। ये उस स्थिति में होगा जब आपके पड़ोसी के और आपके बीच में मनमुटाव रहेगा। तो इसी तरीके से चीन के पास परमाणु बम आ गया तो भारत के पास भी परमाणु बम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत को हमेशा डर रहता है चीन से कि चीन के और भारत के बीच में कभी भी जंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भारत भी क्या करेगा? फिर परमाणु बम या हाइड्रोजन बम विकसित कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से दक्षिण एशिया में दोनों देशों के बीच में शक्ति संतुलन हो जाएगा कि भाई दोनों के पास समान हथियार है। अगर चीन भारत के ऊपर हमला करता है परमाणु बम से तो भारत भी चीन के ऊपर हमला कर सकता है परमाणु बम से। ये शक्ति संतुलन को स्पष्ट करता है कि दोनों के पास बराबर शक्ति है। लेकिन चीन ने क्या चालाकी करी? चीन ने ये चालाकी करी कि चीन ने पाकिस्तान को भी परमाणु जो बम है वो उससे लेस कर दिया, तो पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम हो गए। तो चीन ने क्या किया? पाकिस्तान को और भारत को बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। इससे क्या हुआ? भारत की जो स्थिति थी वो ताकतवर नहीं हुई, इससे भारत की स्थिति कमज़ोर स्थिति में आ गया भारत। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो बहुत छोटा देश है और पाकिस्तान को भारत कभी भी हरा सकता है। लेकिन चीन ने इसको परमाणु बम हथियारों से लैस करके भारत की जो है स्थिति को चीन की तुलना में कम कर दिया। जबकि इससे पहले जब पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं था, उससे पहले भारत और चीन के बीच में शक्ति संतुलन स्पष्ट था, लेकिन बाद में उसने चालाकी कर ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जब कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, तो शक्ति संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ऐसे कि सोवियत संघ ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कर लिया। फिर सोवियत संघ ने कोई मिसाइल का आविष्कार कर लिया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कर लिया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाया तो सोवियत संघ ने भी बना लिया। ठीक है, इस तरीके से जो शक्ति का जो संतुलन था वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो शक्ति जो होती है वो स्थायी नहीं होती, शक्ति का समान वितरण हो इसकी भी ये भी स्पष्ट नहीं है कि शक्ति का स्पष्ट समान वितरण हो, लेकिन बाद में समान वितरण हो जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थायी आधार नहीं है। ठीक है, ये बदलता रहता है। ये यथा स्थिति का समर्थक है, यानी इसके पास भी परमाणु बम है, इसके पास भी परमाणु बम है, लेकिन दोनों युद्ध नहीं करेंगे, यथा स्थिति बनी रहेगी, यानी दोनों अपने अपने हथियारों को लेकर बैठे रहेंगे। तो जो शक्ति संतुलन होता है वो यथा स्थिति का समर्थक है, यानी ना तुम हमला करो ना हम हमला करें और यथा स्थिति बनी रहे, यानी एक जैसी स्थिति बनी रहे।
शक्ति संतुलन तो बड़ी शक्तियों का खेल है, छोटी शक्तियाँ तो इसमें केवल मोहरा होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जो बड़े बड़े जो देश होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये शक्ति संतुलन तो इनकी विशेषताएं होती है, इनका खेल होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये सब तो क्या है, एक मोहरे हैं जो बिछाए जाते हैं, जैसे पोलैंड। तो इन मोहरों का इस्तेमाल करके शक्ति संतुलन किया जाता है। आपने शक्ति संतुलन का उदाहरण आप उसमें भी देख सकते हो, जो आपने वो सुना होगा, क्यूबा का मिसाइल संकट। संयुक्त राज्य अमेरिका को डराने के लिए क्यूबा जो एक देश है, जैसे मान लो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो इसके नीचे एक देश है क्यूबा। इस क्यूबा में मिसाइलें तान दी किसने? सोवियत संघ ने, ठीक है। तो फिर अमेरिका ने भी सोवियत संघ के पास में मिसाइलें इसका एक द्वीप है, वहाँ पर इसने मिसाइलें तान दी। तो ऐसे शक्ति संतुलन चलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अलग टर्म आती है सुरक्षा। देखिए, कोई भी देश अपने खुद की सुरक्षा के हिसाब से अपने संबंधों को तय करता है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये चीज़ हमारे सामने समझ में आई थी। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संगठन बनाया था, और उसका नाम है नाटो संधि बनाई थी। नाटो संधि में जो भी देश शामिल हो जाता था, उसका मतलब ये था कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो नाटो के सभी देश मिलकर उस देश के ऊपर हमला करेंगे जिसने नाटो सदस्य के ऊपर हमला किया। तो अमेरिका ने इस संधि को आविष्कार किया था, और अमेरिका इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। और जो है, जैसे ये यूरोप मान लो, तो इस यूरोप के जो पश्चिमी देश है, ये पूर्वी और ये जो पश्चिमी देश है, ये पश्चिमी देश इसके सदस्य हैं ज़्यादातर। तुर्की भी इसका सदस्य है। तो जो सुरक्षा होती है, सुरक्षा की दृष्टि से जो देश है वो नाटो में शामिल हो रहे थे। तो ना जो सुरक्षा होती है वो किसी भी विदेश नीति का एक मुख्य तत्व होती है। देखिए, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं, ऐसे करके आपके सवाल आता है परीक्षा में। तो विदेश नीति को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदेश नीति क्या है, विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से रहते हैं, और भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं, ये सारी बात समझ में आना जरूरी है। तो विदेश नीति क्या है? किसी राष्ट्र द्वारा अपने हित साधने हेतु अन्य राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले प्रयासों के सार को ही विदेश नीति कहा जाता है। तो विदेश नीति का अगर अर्थ बताना हो तो अर्थ को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसका मतलब ये है, जैसे कोई ये देश है, वो अन्य देशों के साथ अपने संबंध बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने हितों की रक्षा करनी है उसे, यानी अपने अच्छाई के लिए या अपने भले के लिए या अपने नागरिकों की भलाई के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी बढ़ोतरी के लिए या अपने नागरिकों को अच्छा जीवन या रोजगार प्रदान करने के लिए कोई भी देश किसी अन्य देशों के साथ में संबंध बनाता है। वो संबंध सैन्य स्तर पर हो सकते हैं, वो संबंध खेल कूद के हो सकते हैं, वो संबंध पॉलिटिकल्स हो सकते हैं, वो संबंध आर्थिक रूप से हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से हो सकते हैं, ठीक है, सैन्य रूप से हो सकते हैं। तो कोई भी देश जब इस तरीके से अपने संबंध बनाता है ताकि अपने देश का कल्याण हो, अपने नागरिकों का कल्याण हो, ठीक है, तो ये जो संबंध बनाए जाते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? विदेश नीति कहलाते हैं। लेकिन अगर आपके विदेश नीति की परिभाषा पूछ ले तो आपको ये वाणी याद करनी है, परिभाषा और अर्थ में एक अंतर है। अर्थ को आप अपने दिमाग या अपनी उपज या अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन परिभाषा को आपको दूसरों के शब्दों में लिखना होता है। तो परिभाषा आपकी बिल्कुल फिक्स है, लाइन टू लाइन। नॉर्मल एल हिल के शब्दों में विदेश नीति दूसरे राष्ट्रों के सामने अपने हित के संवर्धन के लिए किए जाने वाले एक राष्ट्र के प्रयासों का सार है। अब इसमें आप ना कुछ जोड़ सकते हो ना कुछ घटा सकते हो। परिभाषा आपको ऐसे कैसे लिखनी होती है, जबकि अर्थ में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके माइंड में है, जो आप जानते हो वो। ये जो विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं ये आपको भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में लिखने हैं, ठीक है। किसी भी देश के विदेश नीति के निर्धारक तत्व ये हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या।
भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक तत्वों में जनसंख्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, ठीक है। और इस जनसंख्या का काफ़ी रोल है विदेश नीति को निभाने में। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या के पास पैसा है, इसलिए जो बड़े बड़े कंट्रीज है, बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं, वो भारत के सामने घुटने टेक देती है। चाहे वो चीन हो, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, सबने भारत के सामने घुटने टेक दिए। क्यों? क्योंकि भारत के पास जनसंख्या है। जनसंख्या की वजह से भारत कई विदेशी राष्ट्रों की कई सारी चीज़ें खर्च करता है और कई सारे विदेशी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इस्तेमाल में लेता है। जैसे होंडा मोटरसाइकिल है, होंडा मोटरसाइकिल जापान की है लेकिन भारत में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हुंडई कार है, इस तरीके से नोकिया मोबाइल है जो यूरोपीय देशों का है, शायद स्विट्ज़रलैंड का है। इसी तरह अमेरिका की कई सारी कंपनियां भारत में है, ठीक है। जैसे डेल कंपनी का जो लैपटॉप होता है वो अमेरिका का है शायद। इसके अलावा जो वीवो का जो मोबाइल है वो चीन से आता है। चीन की कई सारी कंपनियां हैं, यहाँ तक कि हमारे जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, यहाँ तक कि हमारे भगवानों की जो मूर्तियां हैं वो भी चीन से बनकर आने लगी है, ठीक है। तो चीन के कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में इस्तेमाल होते हैं। तो भारत के और चीन के बीच में अगर युद्ध भी हो जाता है तो चीन वापस पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि चीन को पता है कि अगर मैंने भारत से युद्ध कर लिया तो भारत हमारे प्रोडक्ट को भारत की जनसंख्या जो है हमारे प्रोडक्टों का बहिष्कार कर देगी और भारत हमारे प्रोडक्टों को यानी चीन के प्रोडक्टों को भारत में आने नहीं दिया जाएगा। तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो चीन भी भारत से टकराने से डरता है। तो ये जनसंख्या का पावर है, ठीक है। देखिए, दो देश हैं, ये तो है भारत और ये है अफ्रीका का कोई देश, जैसे नामीबिया मान लो, है ना। अब भारत की जनसंख्या के पास पैसा है, जबकि जो अफ्रीका का कोई देश है उसकी जनसंख्या के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो जनसंख्या प्लस पैसा होना बड़ी चीज़ है, ठीक है। जनसंख्या के पास पैसा नहीं है तो कोई भी देश आपसे कतराएगा। तो भारत की जनसंख्या जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है विदेश नीति के अंतर्गत। मैंने उदाहरण दे के आपको समझा दिया। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति भी विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है कि आपकी स्थिति कैसी है। अब भारत की स्थिति देखिए आप, भारत के ये मान लो भारत है, इसके ऊपर हिमालय पर्वत है, ठीक है। यहाँ से नदियाँ बह रही हैं जैसे सिंधु नदी। इसके अलावा यहाँ नीचे हिंद महासागर है इसके, ठीक है। अब भारत की स्थिति इतनी मजबूत है कि कई देश भारत से रिश्ते बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। अमेरिका भारत से रिश्ते बनाने के लिए तत्पर है और अमेरिका ये चाहता है कि भारत अमेरिका को एक छोटी सी जगह दे दे ताकि अमेरिका उसके सैन्य अड्डे स्थापित कर सके हिंद महासागर में। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया, भाई नहीं, हम हमारे पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा नहीं करने देंगे और हम हमारी ज़मीन का इस्तेमाल आपको इस तरीके से नहीं करने देंगे कि आप हमारे पड़ोसी देशों को धमकाओ। तो भारत ने जो है अपनी भौगोलिक स्थिति जो है उसके हिसाब से अपने रिश्तों को मजबूत किया है। जैसे ये हिंद महासागर है तो इसमें श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, आसियान के कई सारे देश हैं। तो भारत क्या है, इनसे रिश्ते बनाता है, इनसे अपने रिश्ते मजबूत करता है और ये देश भी भारत से रिश्ते मजबूत करते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के सहायता से ये भारत के सब पड़ोसी देश है, पास के देश है। ये हिमालय है जो भारत की रक्षा करता है, ठीक है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति भी भारत के विदेश नीति का निर्धारक तत्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक संपदा, देखिए किसी देश के पास अगर मजबूत संसाधन है, प्राकृतिक संपदा का मतलब होता है जैसे जो सऊदी अरब है उसके पास तेल के कुएं हैं, तो ये क्या हो गई, प्राकृतिक संपदा। भारत के पास भी बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। इसके अलावा भारत के पास कई सारे खनिज है जो कोई अन्य देशों में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भारत के विदेश नीति निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उद्योग धंधे, देखिए कोई भी विदेश जो है वो भारत में आकर उद्योग लगाता है। जैसे होंडा मोटरसाइकिल है, होंडा कार है, जापान की कंपनी है, ये भारत में आके उद्योग स्थापित करती है। तो जापान के और भारत के रिलेशंस बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो उद्योग धंधों से भी विदेश नीति प्रभावित होती है। सैन्य शक्ति,
देखिए दुनिया के पास जो दुनिया में है ना, जो चीन के पास सबसे बड़ी सेना मानी जाती है, लेकिन भारत भी सेना के मामले में कम नहीं है। भारत के पास भी बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है और सैन्य शक्ति के आधार पर भी भारत की विदेश नीति तय होती है। भारत की विचारधारा जो है वो भाईचारे की विचारधारा है। भारत कहता है कि अगर हमारे पास परमाणु बम होगा और अगर हमारे पास परमाणु बम है तो हम पहले हमला करने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम फिर उसका जवाब देंगे। तो हमारी जो विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है। हम सभी देशों की राष्ट्रीयता का सम्मान करते हैं, सभी देशों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, ठीक है, सभी देशों की जो है अखंडता का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी राष्ट्र टूटकर कई भागों में बिखर जाए, तो हम क्या है उनकी अखंडता का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी देश को कर्जा देकर गुलाम बना लिया जाए जैसे चीन करता है, ठीक है। हमारी विचारधारा स्पष्ट है, हम सभी देशों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और हमारी विदेश नीति में ये जो हमारी विचारधारा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं सिद्धांत। कई सारे सिद्धांत हैं जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हमने बनाए हैं, जैसे पंचशील का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, पूर्व की ओर देखो नीति का सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा निशस्त्रीकरण का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आप इसमें लिख सकते हो। इतिहास, किसी देश की विदेश नीति का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इतिहास पर भी निर्भर करता है। भारत का इतिहास जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक जटिल इतिहास है और एक प्रेरणादायक इतिहास है कि किस तरह भारत ने अहिंसा और सत्य का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े साम्राज्य जो शक्ति थी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, उसको सत्य और अहिंसा के जरिए भारत ने इतनी बड़े साम्राज्य को हरा दिया और भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी हमारे इतिहास में जब इन चीज़ों को पढ़ा जाता है तो कई लोग बाग अचंभे में पड़ जाते हैं। देखिए दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं वो जब आज़ाद हुए तो खून खराबा हुआ है लपक के। कभी वहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने हथियार उठाए और वहाँ पर जो राज करते थे जवान लो, इंग्लैंड हो, पुर्तगाल हो या फिर कोई और शक्ति हो, चाहे जापान हो, चीन हो, अगर वो वहाँ पर राज करते थे तो वहाँ के नागरिकों ने उनका विरोध किया। और विरोध कैसे किया? हथियारबंद सैनिकों ने विरोध किया और वहाँ पर लूट मार खसूट जो भी है युद्ध वगैरह सारे हुए, छापामार युद्ध हुए, पेड़ों के पीछे लोग छुप जाते थे और दुश्मन देश की सेना पर टूट पड़ते थे, कई बेचारे सैनिक मारे जाते थे। लेकिन भारत में देखिए कितना शांतिपूर्वक और कितना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। भारत में खून खराबा नाम मात्र का देखा गया। चोरा चोरी कांड वगैरह इनको थोड़ा सा ले लो और सॉन्डर्स की हत्या वगैरह ले लो आप, या 1857 का थोड़ा सा गदर ले लो। उसके अलावा भारत में बिल्कुल भी खून खराबा नहीं हुआ और भारत में ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्य अहिंसा है ना उसका इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों से पहले तो हमने सुधार 1935-19 का अधिनियम करके हमने संवैधानिक सुधार स्थापित किए। हमने एक ऐसी व्यवस्था कायम की, राजनीतिक व्यवस्था जो आज भी मौजूद है, संसदीय व्यवस्था, ठीक है। तो हमारा जो इतिहास है वो इतना इम्पोर्टेंट है और हमारा इतिहास दुनिया को ये सिखाता है कि भारत हिंसा का इस्तेमाल करना नहीं है, भारत शांति का संदेश देने वाला है, भारत वसुधैव कुटुंब का इस्तेमाल करने वाला देश है। ये सारी बातें आपको टॉपिक बाई टॉपिक लिखनी है भाई। अगला टॉपिक डालना है आपको राजनीतिक दल और राजनीति। देखिए किस देश में किस राजनीतिक दल का शासन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है विदेश नीति को प्रभावित करने में। जैसे भारत में मान लो बीजेपी का शासन है तो बीजेपी क्या करेगी, विदेश नीति में उसका ऐसा इस तरीके से इस्तेमाल करेगी जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, ट्रंप से अच्छे रिश्ते बनते हैं बीजेपी के। इसके अलावा बीजेपी के इजराइल से अच्छे रिश्ते बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बीजेपी है वो ऐसा राजनीतिक दल है जो भारत को मजबूत और सैन्यकृत या हथियारों को से लैस करने और भारत को एक मजबूत स्थिति में खड़े करने पर भरोसा करता है। लेकिन अगर कांग्रेस का शासन होगा तो कांग्रेस का शासन कैसा होगा? कांग्रेस का शासन ऐसा होगा जो भारत को एक शांतिपूर्वक जो देश है उसकी तरह खड़े करने की कोशिश करेगा। तो राजनीतिक जो दल होते हैं वो भी अब जैसे अगर कांग्रेस
भारत में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जो अमेरिका की सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार, जिसमें ओबामा राष्ट्रपति थे उस टाइम, तो डेमोक्रेटिक सरकार से भारत के रिश्ते अच्छे होते हैं उस टाइम। तो देखिए, सरकार और राजनीतिक दल किस प्रकार के कौन से हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देशों की राजनीति में। नदियाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है विदेश नीति को प्रभावित करने में। जैसे भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो तीस्ता नदी को लेकर प्रभावित होते हैं। अगर भारत तीस्ता नदी का जल बांग्लादेश को मुहैया करा देता है तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश की राष्ट्रपति है शेख हसीना, वो नाराज़ हो जाती है कब जब ममता बनर्जी, पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो कहती है कि तीस्ता नदी का जल हम बांग्लादेश को नहीं देंगे, शेख हसीना को नहीं देंगे। तो शेख हसीना जो है बांग्लादेश की राष्ट्रपति, वो नाराज़ हो जाती है। शेख हसीना है या फिर दूसरी है, मेरे को ध्यान नहीं है, आप देख लेना गूगल पे। तो वो नाराज़ हो जाती है। तो नाराज़ होने के बाद में भारत के और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ जाती है। तो मैंने एक नदी का उदाहरण देकर, तीस्ता नदी का उदाहरण देकर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि नदियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दो देशों की विदेश नीति में। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर जल बंटवारा हुआ है 1960 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सिंधु नदी जल बंटवारा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है विदेश नीति में। और जो विश्व बैंक है उसने मध्यस्थता निभाई थी इसमें, इस समझौते में। खनिज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं और धार्मिक तत्व भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे मान लो कि कोई देश है, जैसे नेपाल है। अब नेपाल में ज़्यादातर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो भारत का जो रिश्ता नेपाल से है वो सॉफ्ट जो है, यानी मदद करने वाला की भूमिका में रहता है। और तो एक धार्मिक जो तत्व होते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, तो संयुक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो अच्छे हैं और ज़्यादा मजबूत हैं, और सऊदी अरब मदद भी करता है पाकिस्तान की। तो जो धार्मिक तत्व है वो भी विदेश नीति में कभी कभी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धार्मिक तत्व हर बार इम्पोर्टेंट रोल निभाए, ठीक है। तो धार्मिक तत्व कभी इम्पोर्टेंट निभाता है, कभी नहीं निभाता। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व मैंने ये लिखे थे, आपको ये सारे लिखने हैं। इसके अलावा ये भी लिखने हैं आपको, गुटनिरपेक्षता लिखनी है, पंचशील सिद्धांत लिखने हैं, निशस्त्रीकरण लिखना है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि जैसे भारत के पास परमाणु बम है ना, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, चीन के पास परमाणु बम है, और रूस के पास परमाणु बम है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु बम है। इन सब के पास परमाणु बम है, रासायनिक बम है, और इन सब के पास में हाइड्रोजन बम है। भारत क्या चाहता है कि सबके सब जो देश हैं वो मिलकर इन परमाणु हथियारों को या हाइड्रोजन बमों को ख़त्म कर दे, ताकि विश्व में शांति बनी रहे, ठीक है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों का त्याग कर देना। लेकिन कोई भी जो देश है वो आगे आकर इन हथियारों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता, तो भारत भी अपने हथियारों को ख़त्म नहीं करता। भारत की एक शर्त है कि अगर आप अपने हथियारों को तहस नहस करोगे तो हम भी हमारे हथियारों को ख़त्म कर देंगे। तो भारत निशस्त्रीकरण की राह में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का हमेशा भारत ने विरोध किया है। पहले जब अंग्रेज़ों के जब शासन था तो वो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की श्रेणी में आता था। आज भी चीन, रूस जैसे देश क्या करते हैं, देशों को कर्जा देते हैं, जैसे श्रीलंका को कर्जा दे दिया, और एक आर्थिक उपनिवेश जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। देश को कर्जा, किसी को कर्जा देके और उसके कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा उपनिवेशवाद का भारत विरोध करता है। रंग भेद जो है, यानी नागरिकों में जो रंग भेद है उसका भारत विरोध करता है, ठीक है। भारत ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है। भारत सभी नागरिकों को समान समझने की कोशिश करता है। जनसंख्या भारत की 121 करोड़ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। भारत के पड़ोसी जो देश हैं, भारत उनके साथ अपने संबंध अच्छे हैं। कुछ देशों के साथ भारत के संबंध खराब है, क्यों? क्योंकि वो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान और नेपाल। तो भारत इनका विरोध करता है भाई।
भारत की विश्व कुटुंब की अवधारणा है, भारत की विश्व कुटुंब की विचारधारा है जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। भारतीय बाजार और भारतीय जनसंख्या भारत के विदेश नीतियों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कई बड़ी बड़ी शक्तियां भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो उद्योग धंधे हैं, उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में बिकते हैं काफ़ी। उनके जो मोबाइल्स हैं, उनके जो गैजेट्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजियाँ हैं, उनकी व्हाट्सएप हो गई, उनकी फेसबुक हो गई, ठीक है, उनकी टिकटॉक हो गई, ठीक है, उनकी कई तरीके के गेम्स हो गए, ये सारे भारतीय बाज़ार में खपते हैं। इसलिए भारत के बाज़ार के सामने वो घुटने टेक देते हैं। वैश्विक संगठनों में भारत की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे सुरक्षा परिषद हो, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड हो, सब में भारत ने अपना योगदान दे रखा है और सब में भारत ने पैसे जो हैं अनुदान के रूप में दे रखे हैं और सभी संगठनों में भारत की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी भारत कोशिश कर रहा है कि उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत की जो सैनिक नीति है, भारत की सैनिक नीति, जैसे हमने किसी देश के साथ में कभी कभी हम सैन्य अभ्यास करते रहते होंगे, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि भारत और चीन के बीच में सैन्य अभ्यास, भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास। तो भारत की जो सैनिकों का जो रोल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है विदेश नीति में। इसके अलावा भारतीय सैनिकों की तैनाती की जाती है। जैसे श्रीलंका में जब तमिल लिट्टे का आतंकवादी जब हमला हो रहा था तो भारत ने अपने सैनिकों को श्रीलंका में भेजा था। इसी वजह से जो तमिल जो लिट्टे संगठन है उसने श्री राजीव गांधी जो भारतीय प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा भारत ने अपने सैनिकों को अफ्रीका में भेजा हुआ है। अफ्रीका में कई सारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियान है उसमें भारत के सैनिक जाते हैं और शांतिपूर्ण अभियानों में वहाँ शांति स्थापित करने में भारत का रोल जो है काफ़ी निभाते हैं। तो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में मैंने कई सारे बातें बता दी आपको और आप इन सारी बातों को लिख सकते हो। शीत युद्ध को पढ़ेंगे हम अब। देखिए, नव शीत युद्ध का प्रादुर्भाव और स्वरूप क्या है, शीत युद्ध क्या था, ये शीत युद्ध के ऊपर डायरेक्ट टिप्पणी पूछ लेते हैं आपके परीक्षा में। तो शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध के क्या कारण थे, शीत युद्ध के क्या प्रभाव हुए, ये चीज़ हमें समझनी होगी। एक ये पुराने और नए शीत युद्ध के मध्य क्या अंतर है ये भी समझ में आना जरूरी है। पहले जब पुराना शीत युद्ध याद होगा तभी हम नए शीत युद्ध को समझ पाएंगे। और शीत युद्ध से जुड़ा हुआ ये गुटनिरपेक्षता का प्रासंगिकता का प्रश्न है कि गुटनिरपेक्षता क्या थी और गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है वर्तमान समय में। तो जब हमें शीत युद्ध पता होगा तभी हम गुटनिरपेक्षता के ऊपर टिप्पणी कर पाएंगे। सबसे पहले तो शीत युद्ध क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बटी नजर आ रही थी। ये प्रत्यक्ष युद्ध न होकर अप्रत्यक्ष और विचारधारा की लड़ाई थी जो कि दुनिया देख रही थी। और कई जो सारे देश हैं वो कुछ देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शामिल हो रहे थे, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शामिल हो रहे थे। लेकिन कुछ देश सोवियत संघ के साथ शामिल हो रहे थे, जैसे चीन, ठीक है, और उत्तरी कोरिया, है ना, ये सारे देश इसके साथ शामिल हो रहे थे। इसके अलावा पोलैंड, पश्चिमी यूरोप के देश। तो दुनिया जो है वो दो ध्रुवों में बटी हुई नज़र आ रही थी। एक जो ध्रुव है ये था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक जो ध्रुव था वो था सोवियत संघ। देखिए, इन दोनों देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से लेकर 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें इन दोनों देशों ने मिलकर के भाग लिया था, ठीक है। और ये दोनों मित्र राष्ट्र थे, यानी दोस्त थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध होया तो होने के बाद में इन दोनों जो देश है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ठन गई। और ठनने के बाद में इनके बीच में होड़ मच गई कि विश्व शक्ति कौन बने। अब विश्व शक्ति बनने के चक्कर में ये दोनों देश एक दूसरे की विचारधारा से टकराव करने लगे। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ की विचारधारा जो थी वो थी साम्यवादी विचारधारा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी
पूंजीवादी विचारधारा। तो विचारधारा की लड़ाई हो गई, है ना। और अमेरिका चाहता था कि विश्व में पूंजीवादी विचारधारा चले, जबकि सोवियत संघ चाहता था कि साम्यवादी विचारधारा चले। जो मार्क्स की विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, उसको चाहता था सोवियत संघ की पूरी दुनिया में स्थापित हो जाए, लेकिन अपोजिट हुआ इसका। लेकिन शीत युद्ध बना रहा 1945 से लेके 1990 तक, और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो शीत युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो गया कुछ समय के लिए। शीत युद्ध के पैदा होने के क्या कारण थे? वैचारिक टकराव। सोवियत संघ चाहता था कि साम्यवादी विचारधारा का बोलबाला हो, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी विचारधारा का बोलबाला हो। तो वैचारिक टकराव था दोनों के बीच में, ठीक है। तो जब भी कोई देश आज़ाद होता था तो उस देश के ऊपर ये दोनों देश मंडराने लगते थे चारों तरफ, ठीक है। सोवियत संघ चाहता था कि ये देश आज़ाद हो गया, अब इसमें सोवियत विचारधारा जो है वो काम करने लगे, जबकि अमेरिका क्या चाहता था कि यहाँ पर अमेरिकी विचारधारा काम करने लगे। अब बेचारा नया नया देश पैदा हुआ, वो क्या करे बताओ आप। अब वो देश बेचारा सहमा हुआ, जैसे एक कबूतर जो बैठा रहता है, दोनों तरफ बिल्ली खड़ी है उसके, और एक कबूतर जैसे बैठा रहता है। तो नया नया जो देश आज़ाद होता है वो बेचारा एक भीगे मतलब एक कबूतर की तरह बैठ जाता था डर के मारे, अरे ये दोनों शक्तियाँ फिर हमारे आसपास मंडराने लगी, अब हम क्या करें। तो शीत युद्ध में ये ज़बरदस्त स्थिति पैदा होती थी, और नए नए जब देश आज़ाद होते थे तो उनके सामने ये दुविधा होती थी कि वो कौन सी विचारधारा को अपनाएं। सोवियत संघ जो है वो ताकतवर होता जा रहा था, और संयुक्त राज्य अमेरिका भी ताकतवर होता जा रहा था, ठीक है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु बम थे तो सोवियत संघ के पास भी परमाणु बम थे। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के पास मिसाइल थी तो सोवियत संघ के पास मिसाइल थी। अगर सोवियत संघ चांद पर पहुंच जाता था, या अंतरिक्ष में चक्कर लगा लेता था, या अंतरिक्ष में अपने संसाधन ये या जो अपने उपग्रह स्थापित कर देता था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी आकाश में अपने उपग्रह स्थापित कर देता था, मिसाइलों का आविष्कार कर देता था, रॉकेट का आविष्कार कर लेता था। तो इन दोनों के बीच में चांद पर पहुंचने की होड़ से लेकर अपने अपने हथियारों को बनाने की होड़ तक सारी चीज़ें चल रही थी, और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से काम कर रही थी, और पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कभी भी युद्ध हो जाएगा और दोनों देश आपस में टकरा जाएंगे और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, ठीक है। सांड लड़ेंगे और नुकसान किसका होगा? बाढ़ झाड़ का नुकसान होगा। यानी बाढ़ झाड़ का मतलब छोटे छोटे जो देश हैं बेचारे वो मारे जाएंगे। तो पूरी दुनिया ये दुआ करती थी, पूरी दुनिया ये प्रार्थना करती थी, और पूरी दुनिया अपने ईश्वर को याद करके ये कहती थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में टकराव ना हो, टकराव ना हो, टकराव ना हो। और ईश्वर ने पूरी दुनिया की जो प्रार्थना थी उसको सुनी भी, और सोवियत संघ के और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, केवल शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध का मतलब है ये दोनों देश एक दूसरे से अपनी अपने चोरी छुपके अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार करते थे। साम्यवाद का प्रसार जो है वो दुनिया में बढ़ रहा था। देखिए भारत उस समय आज़ाद हो चुका था, और भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भी सोवियत संघ की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए भारत में भी साम्यवाद का प्रसार हो चुका था। हमारा जो पड़ोसी देश है वो चीन, उसमें साम्यवाद का प्रसार हो चुका था, और चीन ने काफ़ी तरक्की की थी। तो भारत भी चीन की तरफ और सोवियत संघ की तरफ देख रहा था, और भारत में भी जो है साम्यवाद का प्रसार हो रहा था। साम्यवाद का मतलब होता है कि सरकार कई तरह की चीज़ें अपने हाथ में ले लेती है। सरकार सरकारी कंपनियां स्थापित करती है। सरकार BSNL और कई तरह की जो कंपनियां होती है, जैसे NGO कोयला उत्पादन की कंपनी, और NG जो है कई तरह की ऑयल कंपनियां वगैरह सरकार ने खुद ही स्थापित की। सरकार चाहती थी कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हो, और निजीकरण को सरकार ने बढ़ावा नहीं दिया, नेहरू सरकार ने। फिर इसके बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी जी का झुकाव भी किसकी तरफ था? सोवियत संघ और चीन की तरफ था। तो इन दोनों, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने ही क्या किया? साम्यवाद के प्रसार को बढ़ावा दिया। साम्यवाद का मतलब होता है सरकारी तंत्र की स्थापना करने की कोशिश की, और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अपने
कब्जे में चीज़ों को लेने की कोशिश करने लगी। इससे रोज़गार तो बढ़े और इससे रोज़गार बढ़ने के बाद साथ साथ देश ने तरक्की भी की। लेकिन बाद में एक ऐसी स्थिति आ गई जब पूरा जो भारत है वो भुखमरी की स्थिति में आकर खड़ा हो गया और भारत के पास में मुद्रा भंडार की कमी हो गई। फिर उसके बाद में भारत ने उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया 1991 में आके, और 1991 में आके ही सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। ये सारी बातें आपको लिखनी है। तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी थी। तुष्टीकरण का मतलब होता है जैसे जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था सोवियत संघ उसको बढ़ावा देता था, और जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था उसको अमेरिका बढ़ावा देता था। तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी थी। परमाणु कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। सोवियत संघ ने परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया, हाइड्रोजन बमों का आविष्कार कर लिया। अब जो देश साम्यवादी विचारधारा को अपना लेता था तो सोवियत संघ उसमें परमाणु हथियार विकसित करने में उसकी मदद करता था। इसी तरह अमेरिका पूंजीवादी जो देश है उनमें परमाणु हथियार विकसित करने में उनकी मदद करता था। नवीन हथियारों का विकास हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का पावर का इस्तेमाल हुआ, तो वीटो के पावर के इस्तेमाल से भी सोवियत जो है शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। इसको ऐसे बढ़ावा मिला वीटो के पावर से, जैसे मान लो कि चीन ने परमाणु बम का विकास कर लिया। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव एक कागज़ की तरह होता है, सिर्फ उसको कागज़ को टेबल पे रखा जाता है। टेबल पे रखने के बाद में उस पर वोटिंग होती है, वही प्रस्ताव कहलाता है। तो ऐसा प्रस्ताव लाया गया कि चीन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जब ऐसा प्रस्ताव लाया जाता था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग होती थी तो वोटिंग होने के बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या करता था, जो सोवियत संघ क्या करता था कि इस प्रस्ताव को कैंसिल करवा देता था। तो नवीन हथियारों का जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो का पावर है वो इस तरीके से इस्तेमाल होने लगा कि अपने अपने विचारधारा वाले देशों को बढ़ावा देने में मदद करने लगे। यूएनओ में ताकतवर देशों के हस्तक्षेप होने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और चीन जैसी बड़ी बड़ी शक्तियाँ यूएनओ में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगी। यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। शीत युद्ध के क्या प्रभाव थे या क्या परिणाम हुए, मतलब शीत युद्ध हो रहा था उस समय क्या क्या चीज़ें घटित हो रही थी दुनिया में, यही परिणाम होते हैं। तो उस समय विश्व दो गुटों में नज़र आ रहा था। 1945 से लेकर 1991 तक विश्व में दो ध्रुव नज़र आ रहे थे। एक ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ था और दूसरा ध्रुव सोवियत संघ की तरफ था। तो विश्व दो गुटों में नज़र आ रहा था और दुनिया दो खेमों में बंटती सी जा रही थी। पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। पूरी दुनिया ये सकते में आ चुकी थी कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, और सारे जो दुनिया के जो नागरिक हैं या सारी दुनिया के जो लोग हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में लड़ाई ना हो। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के तहस नहस होने का खतरा था। क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार थे, हाइड्रोजन हथियार थे और मिसाइलें थी। ऐसी मिसाइलें थी जो अमेरिका अगर अपने यहाँ से अपने यहाँ से दाग था तो वो पूरे एशिया को अपनी चपेट में ले सकता था। इसके अलावा सोवियत संघ के पास ऐसी मिसाइलें थी कि वो यहाँ से दागता तो संयुक्त राज्य अमेरिका समेत, दक्षिणी अमेरिका समेत, अफ्रीका समेत कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता था। ठीक है, तो दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। आतंकवाद का विकास हो रहा था। देखिए, दोनों ही देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। आतंकवाद को बढ़ावा देकर ये एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, और कई देशों के बीच में अविश्वास की भावना पनप रही थी। मतलब ये पता ही नहीं था कि कौन सा देश किसके साथ है। इसका मतलब ऐसे है जैसे मान लो कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बात कर ली और पाकिस्तान ने सोवियत संघ से भी बात कर ली। अब इन दोनों को ही पता नहीं है पाकिस्तान इसके साथ है या इसके साथ है। तो देशों के बीच में अविश्वास की भावना पनप रही थी, मतलब विश्वास खोता जा रहा था और विदेशी जो नीति है वो प्रभावित हो रही थी। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था। रासायनिक हथियार क्या होते हैं? रासायनिक हथियार का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि इस जंगल में हेलीपैड बनाना है। किसको? इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर हेलीपैड बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके सैनिक उतरेंगे। तो इस जंगल में क्या है, एक हथियार फेंका जाता है, उस हथियार के जरिए पूरा जंगल साफ हो जाता है लगभग। ठीक है, तो ये होते हैं रासायनिक हथियार। या रासायनिक हथियार ऐसे होते हैं जैसे मान लो इस शहर के ऊपर रासायनिक हथियार डाल दिया,
उसमें केमिकल होता है, उस केमिकल से क्या है आदमी जो है सांस लेने के बाद मर जाता है। जबकि जो बिल्डिंगें हैं और जो कार है, ठीक है, आपके जो मकान हैं उन पे कोई भी नुकसान नहीं होता और आप खुद मर जाते हो। यानी उस समय ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था जिससे बिल्डिंगों को और कारों को, टेक्नोलॉजी को नुकसान नहीं पहुंच रहा था, लेकिन आदमी की मृत्यु हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी हथेली में अगर रासायनिक हथियार लगा दिया जाए और आपने किसी व्यक्ति को छू लिया उससे, तो आप उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की हत्या कर सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी हत्या कैसे हुई। रासायनिक हथियार काफ़ी ज़बरदस्त रोल निभाते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंच रहा था मैंने अभी बताया। इस हेलीकॉप्टर को हेलीपैड बनाना है तो ये जंगल को साफ कर देगा रासायनिक हथियारों के जरिए। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, इससे जानवर भी मरते थे बेचारे, चिड़ियाएँ मरती थी, पक्षी मरते थे। हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी थी, प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंच रहा था, सैन्यीकरण का दौर शुरू हो चुका था। सभी जो देश है वो अपनी अपनी सेना बनाने में लगे हुए थे। सभी देशों के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। सभी देश ये सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, इसलिए सैन्यीकरण का दौर शुरू हो चुका था। UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ असफल दिखाई दे रहा था। ये एक ऐसे बाप की तरह खड़ा था कि जिसकी 2 औलादें सामने लड़ रही हो और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा हो। तो UNO असफल दिखाई दे रहा था। मानव अधिकारों का हनन हो रहा था। गुट निरपेक्षता आंदोलन शुरू हो चुका था। यानी दुनिया अगर 2 खेमों में बट रही थी तो एक आंदोलन ऐसा भी था जिसने इन दोनों दुनिया को 2 खेमों में बंटने का विरोध किया, और वो था गुट निरपेक्षता का आंदोलन, जिसमें भारत ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। भारत के साथ घाना और मिस्र भी इसमें साथ थे। दुनिया के ऊपर मिसाइल संकट जो है मंडरा रहा था। यूरोप का विभाजन हो चुका था। यानी ये जो यूरोप है, मान लो ये पूरा यूरोप है तो ये 2 हिस्सों में बट चुका था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था, और ये जो पूर्वी यूरोप है ये संयुक्त सोवियत संघ के साथ था। इसमें पोलैंड वगैरह शामिल थे। शीत युद्ध के अंत के क्या कारण थे और ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, ये भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? शीतकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐसी विदेश नीति जिसमें सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के प्रयास किए जाते थे, यही ट्रूमैन सिद्धांत था। सरल भाषा में समझिए आप इसको। जैसे ये मान लो सोवियत संघ है, इस सोवियत संघ की विचारधारा जिन देशों में स्थापित हो जाती थी, तो ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो ट्रूमैन क्या करते थे, सोवियत संघ की इस विचारधारा को इन देशों में ख़त्म कर देते थे। ठीक है, तो ये सोवियत संघ के प्रसार को रोकने का प्रयास था, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। शीत युद्ध अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है और ये सोवियत संघ है, ये दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है 1945 से लेकर 1991 तक। और 1991 में आकर ये सोवियत संघ कई देशों में बंट जाता है और रूस एक बड़ा देश बनकर सामने आता है दुनिया के। और बाकी जो देश है जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, ठीक है, पोलैंड का कुछ हिस्सा, और ये सारे जो देश हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। तो सोवियत संघ कई देशों में बंट जाता है और सोवियत संघ का बंटवारा या सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इसी के साथ शीत युद्ध का अंत हो जाता है और अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति या एक ध्रुवीय विश्व के रूप में पूरी दुनिया सामने आती है, जिसमें अमेरिका एक ध्रुव के रूप में लोगों के सामने आता है, दुनिया के सामने आता है। तो शीत युद्ध के अंत के कई कारण थे। आर्थिक कारण देखिए, जो सोवियत संघ के जो साम्यवादी विचारधारा थी उससे कई तरीके की जो है कमजोरियां सामने आई। ठीक है, सामाजिक कारण भी थे। देखिए, जो सोवियत संघ की जो जनता थी उसने साम्यवादी विचारधारा को नहीं अपनाया और उन्होंने इसको गलत समझा। राजनीतिक कारण थे, सोवियत संघ से कई जो देश हैं वो नाराज़ चल रहे थे और सोवियत संघ की जो तानाशाही थी उससे नाराज़ चल रहे थे। सांस्कृतिक कारण भी थे, पूंजीवादी विचारधारा को लोग पसंद कर रहे थे, पूंजीवादी विचारधारा का लोग समर्थन कर रहे थे। आज भी कई देशों में पूंजीवादी विचारधारा काम कर रही है, जैसे भारत में पूंजीवादी विचारधारा है ना। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब होता है बाजार के हाथों में जो है
देश की जो नीतियां हैं उसको छोड़ देना, आर्थिक नीतियों को छोड़ देना, तो पूंजीवादी विचारधारा का लोग समर्थन कर रहे थे। सोवियत संघ के विघटन होने से शीत युद्ध खत्म हो गया, नया साम्यवाद ने जन्म लिया, वैश्वीकरण और निजीकरण का दौर शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया इसमें। तो अपने 2 वीडियो हो चुके, अब एक लास्ट वीडियो और है जिसमें अपन मध्य पूर्व की राजनीति के बारे में देखेंगे, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, वैश्वीकरण की राजनीति के बारे में समझेंगे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में समझेंगे, और दक्षिण जो संगठन है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क जो संगठन है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगली स्लाइड का वेट कीजिए, और अगर PDF चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर देखिए काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं। अगर मेरा चैनल हंसी मजाक वाला चैनल होता तो इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते, लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं चुना, मैंने एजुकेशन को चुना है। और अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो ही इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें और इसके सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।